गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे बाज़ार चयन प्रक्रिया कि हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन जब शुरू करते हैं तो हमारे बाज़ार का चयन कैसे करें। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कि व्यापार की विधि का चयन कैसे करें, कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि हमें किस तरह का निर्यात सेलेक्ट करना है या किस तरह से हमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में बाज़ार तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें किस तरह से अपने आप को बाज़ार में उतारना है। इस विधि में सबसे पहले विधि आती है प्रत्यक्ष निर्यात। प्रत्यक्ष निर्यात यानी कि जब आप एक निर्यातकर्ता अपने आप को तय करते हैं तो आप एक बाज़ार में सीधे रूप से उतरते हैं, यानी आप ही माल बनाते हैं, आप ही माल को सेल करते हैं, आप ही जहाज़ की व्यवस्था करते हैं, यानी आप ही क्रेता से सीधे संपर्क में आते हैं। क्रेता विक्रेता आप दोनों आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सारी डील करते हैं, जो आपको लिखत पढ़त करनी है वो करते हैं, आपस में रेट तय करते हैं। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष निर्यात। इसमें निर्यातकर्ता फर्म द्वारा स्वयं ही निर्यात बाज़ारों में वस्तु का विपणन करना होता है। इसके लिए निर्यातकर्ता कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं में से किसी एक का चुनाव करता है। प्रथम तो वह निर्यात बाज़ारों में विपणन के लिए देश के एक ही पृथक निर्यात विभाग की स्थापना करता है। दूसरा, वह विपणन के लिए अपने विक्रयकर्ता भेज सकता है जो फर्म के आदेश लें और उनकी पूर्ति करें, यानी कि विक्रयकर्ता दूसरे देश में भी जाकर आपके नाम पर सामान को बेच सकता है, वो भी प्रत्यक्ष निर्यात है। और तीसरा, निर्यात के लिए अलग से एक सहायक कंपनी का गठन कर दिया जाए, यानी कि आपकी सहायक कंपनी जो आपका ही नाम है लेकिन दूसरे देशों में जाकर वह कंपनी आपके नाम से बेच रही है आपका प्रोडक्ट। तो निर्यात के लिए अलग से एक चतुर्थ, निर्यात बाज़ारों में पृथक से विक्रय विभाग खोल लिया जाए, यानी कि जो आपके बाज़ार हैं जैसे कनाडा है, जापान है, वहाँ पर ही एक आपका फ्रेंचाइजी यानी एक आपका मार्केट विभाग खोल लिया जाए, जिससे आप आपके जो फर्म के गुण और दोष हैं उनके अनुरूप वह कार्य करेंगी। तो ये 4 प्रकार के प्रत्यक्ष निर्यात होते हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आपको एक इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का कि प्रत्यक्ष निर्यात क्या होता है। लेकिन यह प्रत्यक्ष निर्यात ज़्यादातर उन फर्मों के लिए अच्छा रहता है जो प्रतिष्ठित हैं, जो पिछले कई सालों से निर्यात बाज़ार में ऑलरेडी हैं। जब आप नए निर्यातकर्ता बनते हैं तो आपके लिए प्रत्यक्ष निर्यात करना ना तो संभव है, ना ही आपको इसकी राय दी जाती है कि जब आप बाज़ार में रिसर्च करते हैं या खोजबीन करते हैं शुरुआत में, तब आप इस बात की आपको राय दी जाती है कि आप जब नए निर्यातकर्ता बने हैं तो आप सीधे प्रत्यक्ष निर्यात में ना उतरें, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्यात के लिए आपको बहुत एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए व्यापार की। प्रत्यक्ष निर्यात में जब आप उतरते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्रेताओं की भाषा, क्रेताओं की जो दूसरे देश की सरकार है उनके बारे में, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके कर लगते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या मुद्रा है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको होना ज़रूरी है, जो आप नए निर्यातकर्ता जब बनते हैं तो आपको नहीं होता। जब आप एक बार 2 बार 3 बार, जब आप 5-6 बार आप निर्यात कर चुके होते हैं तो आपको बाज़ार की संरचना के बारे में पता चल जाता है। तब आपको लगता है कि क्यों मैं किसी और को पैसे दूं, क्यों ना मैं खुद अपना एक निर्यात इस निर्यात को मैं खुद ही करूं। तब आप एक प्रत्यक्ष निर्यात में उतर सकते हैं और प्रत्यक्ष निर्यातकर्ता बन जाते हैं। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष निर्यात। ये उल्टा है, ठीक। अप्रत्यक्ष निर्यात आपके लिए तब ठीक है जब आप पहली बार बाज़ार में उतर रहे हैं और आप नए हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है। तो अप्रत्यक्ष निर्यात करते समय आपको मध्यस्थ चाहिए होते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन का हिस्सा हैं, लेकिन ये मध्यस्थ आपको कई तरह की सेवाएं देते हैं और लाभ हानि संबंधित जो जोखिम है उनको भी आपको राय देते हैं कि भाई ये लाभ, इसमें लाभ ज़्यादा होगा, इसमें हानि कम होगी, क्योंकि आप नए हैं, आपको नॉलेज नहीं है।
और जोखिम कैसे उठाया जाता है, यानी कहाँ का मार्केट अच्छा है, कौन से मार्केट में इस समय माल नहीं भेजना चाहिए, कहाँ मांग ज़्यादा है, कहाँ मांग कम है, कहाँ की सरकार स्थिर है, जहाँ पे उठापटक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं होती, तो आपको मध्यस्थों की सहायता चाहिए होती है। दूसरे प्रकार के मध्यस्थ निर्माता की ओर से विपणन के सौदे, यानी जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप निर्यातकर्ता तो बनना चाहते हैं लेकिन आपको सौदा करना नहीं आता। ऐसे में वे आपको सिखाते हैं कि निर्यात कैसे किया जाना चाहिए। तो वो आपको ये जो निर्यात है, ये लाभ हानि जोखिम ये है तो हमारी, लेकिन वह अपने आदेश पर आपसे कमीशन लेते हैं और बदले में वे आपका, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जानकारी है, तो एक तरह से दलाल, ये जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि दलाल क्या होते हैं, वे आपकी सहायता के लिए होते हैं। और दलालों का ही एक और रूप है निर्यात गृह, यानी आप अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात तब कर सकते हैं जब निर्यात गृह में अपना सारा माल जो आपने बनाया है वो आप एक निर्यात गृह को बेच दें, जो प्रतिष्ठित निर्यात गृह है, जो कई सालों से इस बाज़ार में उतरा हुआ है, और वह निर्यात गृह कई सारे उत्पादकों से सामान खरीद कर और वह आगे आपके माल को आपके ही नाम पे बेचता है, या जैसा आपकी डील होती है वो अपने नाम पर भी बेच सकता है। तो उसमें जोखिम कम हो जाता है और मुनाफा पूरा रहता है। तो ये था आपका अप्रत्यक्ष निर्यात। अप्रत्यक्ष निर्यात के बाद आता है आप कई सारे जो फर्म्स होती हैं संवर्धन के नीतियों के डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसीज़, यानी आपने देखा हो आज का ज़माना एडवर्टाइजिंग का ज़माना है। आप एडवर्टाइजिंग जब तक आप अपनी संवर्धन नीतियाँ कहलाती हैं, जब तक आप अपने माल को बेचेंगे नहीं। आपने देखा होगा बड़े से बड़े मूवी स्टार्स तक भी आपने देखा होगा आजकल उसमें आते हैं, रियलिटी शोज़ में आते हैं, टीवी में आते हैं। क्यों इन स्टार्स को अब आने की ज़रूरत पड़ने लगी अपनी अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए, यानी कि उसका संवर्धन करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका माल, जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों को, उपभोक्ता को आपके माल के बारे में जानकारी होगी, तो वो आपके माल की तरफ आकर्षित होंगे और तभी आप उनको अच्छे से अच्छा माल बेच पाएंगे। तो ये संबंधित निर्णय भी आप तभी ले पाते हैं जब आप अंतर्राष्ट्रीय विपणन करते हैं। तो उसी में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या उपभोक्ताओं की मांग है, उपभोक्ताओं की इच्छाएं हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे एक फेयर एंड लवली का उदाहरण दिया था कि हमने गलत देश में फेयर एंड लवली को की सेल कर दी बिना खोजबीन किए हुए, या बिना हमारे संवर्धन। अगर हमने पहले से ही एडवर्टाइज़ किया होता तो हमें लोगों की मांग के बारे में पता चल जाता। वैसे ही जैसे कई चीज़ें आपने देखा होगा आजकल वो आता है, ऑफ़र्स आते हैं, सेल आती है, प्रमोशंस आते हैं कि साहब आप इस माल को ख़रीदेंगे तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा। अगर आपने ये माल ख़रीदा तो नए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग पे आपको 10% के कूपन्स मिलेंगे, या आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उपभोक्ता सेवा, यानी कि नया मेरा उत्पाद है तो मैं आपको 2 साल की गारंटी वारंटी मिलेगी। आपको कई मशीनें ऐसी होती हैं जो आपको चलानी नहीं आती, तो आपको कंपनी कहती है कि मैं इन मशीनों को आपको चलाना भी सिखाएंगे हम आपको। तो ये सब चीज़ें संवर्धन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बाज़ार के चयन में। फिर आता है आपका कीमत निर्धारण। अब कीमत तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कीमत के बिना आप बाज़ार में मतलब बाज़ार ही नहीं है, क्रेता है, विक्रेता है और मुद्रा है। मैंने आपको जब पहली परिभाषा बताई थी तो मैंने आपको सबसे पहली परिभाषा में बताया था, आपने अपने पड़ोसी से चीनी ली और आपने बदले में उसको कुछ दिया कटोरी में, तो ये बाज़ार नहीं है। बाज़ार में जब आपने किसी से कोई चीज़ ली और आपने उसके बदले में मूल्य चुकाया, जहाँ मूल्य है वहीं बाज़ार है। तो ये निर्धारण करना भी एक जटिल प्रश्न होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो बहुत जटिल है, क्योंकि आप जब निर्यातक बनते हैं तो आपको यही नहीं पता कि कीमत क्या रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस बाज़ार में, आपको कैसे पता चलेगा कि इस बाज़ार में मेरी जो ड्रेस देशीय बाज़ार में 500 रुपये की बिक रही थी, तो मैं कनाडा अगर बेचती हूँ तो मुझे
कितनी मूल्य इसकी लगानी चाहिए क्रय मूल्य, और कितना मुझे अगर मैं जापान भेजती हूँ, क्या जापान, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन, क्या चारों देश में एक ही मूल्य रहेगा? नहीं, क्योंकि सबकी मुद्रा अलग है, सबकी मांग अलग है, सबका देश का विकसित और विकासशील होना अलग अलग है। विकसित देश आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे कर सकते हैं, या आप अगर ज़्यादा रेट भी लगाओगे तो वहाँ के उपभोक्ता खरीद लेंगे, लेकिन अगर विकासशील देश है तो वहाँ पे महंगी चीज़ लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये कीमत निर्धारण करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके बाज़ार को चयन करते समय। फिर आता है आपका उधार नीतियों का निर्धारण। बच्चों, एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो आपका देशीय बाज़ार है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, दोनों में एक अंतर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कोई भी जो आप देशीय बाज़ार में तो आप यहाँ से मार्केट गए, आपने कोई सामान खरीदा और आपको हाथ के हाथ आपने उसका मूल्य चुका दिया, या आप उसका मूल्य जितना भी मूल्य है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन बाद चुका देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, क्योंकि मैंने आपको बताया मुद्रा अलग अलग होती है, आपने यहाँ से माल बेचा, वहाँ पे कनाडा की मुद्रा अलग होगी, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, ब्रिटेन की मुद्रा पॉन्ड्स है, तो वो जो चुकाएंगे वो पॉन्ड्स में चुकाएंगे, और पॉन्ड्स आपके किसी काम का नहीं है, तो वहाँ वो अपने बैंक में चुकाते हैं, उनका बैंक हमारी आरबीआई में चुकाता है, और हमारी आरबीआई हमको मुद्रा को बदल के देती है। तो इस प्रोसेस में, और जो निर्यात है वो कोई एक आध लाख का नहीं होता है, निर्यात होता है करोड़ों में। तो करोड़ों में हमेशा ये चलता है उधार में। उधार यानी क्रेडिट, उधार मतलब वैसे उधार नहीं, लेकिन क्रेडिट, 3 महीने का क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट, 4 महीने का क्रेडिट। यानी जब आप किसी को माल भेजते हो, माल आपके कारखाने से निकलता है, उसके बाद जहाज़ के द्वारा दूसरे देश में, पूरे पहले तो आपके तटों पे पड़ा रहता है, फिर तटकर की सारी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, फिर जहाज़ से जाता है, फिर वो वहाँ उतरता है, फिर वो वहाँ से विक्रेता के जो क्रेता है उसके गोडाउन्स में पहुँचेगा, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर मार्केट में जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें पूरा समय लगता है, लगभग 2 से 3 महीने। इसे बोलते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट यानी कि जो भी व्यापार है, निर्यात व्यापार क्रेडिट पे चलता है, और ये शर्तें और व्यवस्थाएं पहले ही तय हो जाती हैं जब आपका माल आप बनाना शुरू करते हो, जब आप क्रेता और विक्रेता के बीच में डील तय होती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर रहना चाहिए, क्या आप 3 महीने का क्रेडिट पे आप काम कर सकते हो। अगर आपको सपोज़ 500 रुपये की ड्रेस है और आपको कनाडा से मिल रहे हैं 3 महीने की क्रेडिट, लेकिन आप कहते हो, और जब उसकी वही सेम ड्रेसेस, आपका जो कंसाइनमेंट है, जापान से आपकी डील होती है, वो कहते हैं मैं ड्रेस 490 में लूँगा, लेकिन मैं आपको 15 दिन के क्रेडिट पर आपको पैसे चुका दूंगा। अब आपको पैसे की अगर ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है तो आप 10 रुपये का नुकसान उठा के ये सोचते हैं कि 15 दिन में कम से कम मेरे पास पेमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर 500 रुपये, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इनफ मार्जिन है, मैं तीन महीने वेट कर सकता हूँ, तो आप 500 से 510 रुपये तक का भी आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई मैं 3 महीने तभी वेट करूँगा जब 510 लूँगा। तो ये इस तरह से बाज़ार चलता है। और जब आप बाज़ार की चयन करते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रेडिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या ये सब चीज़ें पहले ही तय करनी चाहिए। प्रत्यक्ष निर्यात, अप्रत्यक्ष निर्यात, आपकी संवर्धन वहाँ पर है या नहीं है, ऐसे ही आपका मूल्य निर्धारण कितना रहेगा, और फिर हमारी उधार नीतियों का निर्धारण कैसे हो पाएगा। ये था आपका चयन प्रक्रिया, जो आपको पहले ही इनका सिलेक्शन कर लेना चाहिए। धन्यवाद।